स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिंक एंड दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। एंजॉय। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया को ऑयल इंडिपेंडेंस कैसे दें। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। इंडिया को जो ऑयल इंडिपेंडेंस चाहिए ऐसा समस्या क्या है। समस्या यह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तेल गटकता है। इतना ज़्यादा तेल गटकता है कि हमारा जो नेचुरल प्रोडक्शन है यानी कि जो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है वो हमारा भूख नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। कितना परसेंट का गैप है। 88% का है। ये बेसिकली वही बात है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस प्रोड्यूस होता है यूएसए में। तो भैया वो बेचता क्यों नहीं। वो इतना खाता है कि उनका खुद ही नहीं पेट भरता है। तो वही वाला बात समझिए इंडिया के साथ भी वही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा खाते हैं। तो दिक्कत वही हो जाता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को दूसरे देश से बात करना पड़ता है। अब रहा बात कि अगर आप किसी दूसरे देश से बात कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे प्राइस। और दूसरी बात ये होती है क्या ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको कोई कंट्री बोलती है हम आपका कॉफ़ी का दाम बढ़ा देंगे, तकलीफ होगा लेकिन आप जीत जाओगे। बोलता है एक बार तेल का दाम बढ़ा देंगे, आप पड़ जाओगे। बोले भैया ऐसा क्यों। तेल खत्म होगा तो फार्मर्स के ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो ट्रक नहीं चलेगा, ट्रक नहीं चलेगा तो आप लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे रेसेस हमारे घर मतलब जो घर के अंदर हो रहा है यानी बॉर्डर के अंदर जो हो रहा है वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं हर मामले में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेसिकली अपने देश का स्टीयरिंग व्हील बाहर दे रहे हैं क्योंकि तेल बाहर से इतना महंगा और वो भी थोड़ा होता है अप डाउन मैनेज कर सकते हैं। 88% का डिफिशियंसी आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सीरियस समस्या है और ये हमारा इकोनॉमी को मार्केट डिपेंडेंट बना देता है। यानी कि ये लाइन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा कहने को ऑन पेपर इंडिया का जीडीपी बढ़ता चला जाएगा जैसे कि आपका पाकिस्तान का जीडीपी हमेशा बढ़ते ही रहता है। लेकिन इंडियंस लोगों का हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे लोग लिटरली अपने पिछले जनरेशन से गरीब होते चले जाएंगे और मतलब पेपर पे तो बहुत पैसा है लेकिन रियल लाइफ में हालत गंभीर हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मार्केट पे नहीं रख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन चलता है लेकिन अगर वो डिसाइड किया हमारा खाना महंगा हो गया ये गड़बड़ है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन है ऑफिस में या पार्लियामेंट वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। 75 ईयर्स का आप पूरा देख लीजिए इन्फ्लेशन मिसाइल लेके भाग रहा है और पेट्रोल डीजल का दाम उसके पहले भाग रहा है। तो ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। अब रहा बात ये तो हो गया इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा होता है कि इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी है। यानी कि मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास कोई ऐसी इंडस्ट्री बन जाती है जो इतना प्रॉफिट निकालता है कि कोई टेंशन ही नहीं लेना है, लोड ही नहीं लेना, पैसा ही पैसा है। ठीक है। तो दूसरा पेनल्टी आपका बैंड बजा देगा जिसमें आपका एयर पोल्यूशन होता है। अगर कोई बंदा बोला कि नहीं एयर पोल्यूशन नहीं होता है तो उसको मिसाइल मार दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग अब यहाँ पे आप मानते हैं कि नहीं मानते वो इंडिया में कौन नहीं मानता वो मुझे नहीं समझ में आता है क्योंकि इंडिया का तापमान सबसे पहले भाग रहा है। हम लोग जहाँ पे अखबार छपता था 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पे कि भैया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, आज भैया 50 हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा घर का छत ही 52 पहुंच रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ही लोग सबसे पहले भूंजेंगे। चाइना थोड़ा ऊपर है, हम लोग पहले भूंज जाएंगे। यूएसए बहुत ऊपर है, बहुत लेट में वो भूंजेगा, हम लोग पहले ही साफ हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हमें वो सॉल्व करना है। और रहा बात की इसमें कूदने से क्या फायदा है। इसमें कूदने से फायदा है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कर पाएंगे कि जब देखो तब फोन उठा के ओपेक भाई लोग हमें तेल दे दो या रशिया भाई लोग तेल दे दो या इधर उधर वाले तेल दे दो, वो आइडिया अच्छा नहीं है। आप प्रॉब्लम है इसीलिए चाहिए कि देश को तेल से आज़ाद कराएं या एटलीस्ट उसका ये 88% को कम करें। तो अब बात करते हैं आदम जमाने की टेक्नोलॉजी पे जो कि आप लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग को बचा ले, जिसमें है इलेक्ट्रिक व्हीकल और है हाइड्रोजन। तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत ज़माने से बना रहे हैं, मतलब सदियों से बना रहे हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहली बार आना शुरू हुआ था वो है 1830s में, तब से बनाया जा रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग थोड़ा जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से पहले थी मार्केट में और यूज़ होती थी। पेट्रोल गाड़ी में उस टाइम ऑयल पंप नहीं होते थे तो वो बहुत रेयर यूज़ होता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जगह फैल चुका था तो लोग यूज़ कर रहे थे। और शुरू में जो आप लोग हैंड क्रैंक देखते हैं उसके कारण काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इंजन में लोग हॉर्स पावर चाहते हैं, हॉर्स पावर के कारण कंप्रेशन बढ़ता है, लेकिन कंप्रेशन बढ़ा है और आप हैंड क्रैक कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस किया हाथ तोड़ देता था। तो स्टार्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। स्टार्टर डेवलपमेंट बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर बेटर हो गया तब जाके इंटरनल कंबस्चन इंजन गाड़ी खुल सकी। मतलब अगर आप स्टार्टर हटा देते टाइमलाइन से इंटरनल कंबस्चन इंजन चल ही नहीं पाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत मतलब पहले इलेक्ट्रिक में थे, फिर पेट्रोल में आए, डीजल में आए और उसके बाद वहीं रुक गए। और हाइड्रोजन तो उससे भी पहले चल रहा है। मतलब हाइड्रोजन कंबस्चन का मतलब सही उस टाइम ये बनाना पड़ता था हम लोग को दिखाने के लिए किसी चीज़ को, ये 1800 से चलता आ रहा है। तो आदम जमाने का टेक्नोलॉजी है। अब रहा बात की तो अगर इतना टाइम से चल रहा है तो गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि लोग थोड़ा ये भूल जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का अंतर। साइंस अगर कहता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही रहेगा, वो ई इक्वल टू एम सी क्यूब नहीं हो जाएगा। ई इक्वल टू एम सी
टू द पावर 5 नहीं हो जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो हाइड्रोजन में अगर कम पावर था 1800 में, वो आज भी कम ही रहेगा, कल भी कम ही रहेगा। डीजल में अगर ज़्यादा पावर है, तो वो कल भी ज़्यादा था, यानी कि मतलब 1700 में भी ज़्यादा था, 1800 में भी ज़्यादा है, ईयर 2000 में भी ज़्यादा रहेगा, ईयर 50,000 में भी ज़्यादा रहेगा। वो फिज़िक्स लेवल पे है, वो नहीं बदलेगा। टेक्नोलॉजी कोर लेवल का साइंस को नहीं छेड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक से जब पेट्रोल में कूदे और जहाँ इंजन थोड़ा-सा भी एफिशिएंट होना शुरू हुआ, तब समझ में आया कि भैया इंटरनल कंबशन इंजन को हटाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा किलो जूल्स होता है, यानी कि कितनी एनर्जी है, आप उसका कितना यूज़ कर रहे हैं वो बात नहीं है कितना उसमें। क्योंकि अगर आपका टंकी बहुत बड़ा है और उसमें से आप सिर्फ़ 21% इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो इतना बड़ा टंकी है कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है? आपको सर ये बेटर फ्यूल है, इसका मैं 100% यूज़ कर लेता हूँ, जो कि थर्मोडायनामिक्स अलाउ नहीं करता, बट मान लीजिए आप कर लेते हैं, लेकिन वो टंकी छोटा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही है, घूम फिर के सारा बात यही फिज़िक्स लेवल पे आता है कि इंटरनल कंबस्चन इंजन में जितनी ऊम्फ चाहिए, जितना चाहिए, वो उसके लिए आपको चाहिए किलो जूल फ्यूल में। अगर वो नहीं है, तो आप गोल-गोल घूमते रहेंगे। अब रहा बात कि ईवी जो है थोड़ा क्लोज़ है, मतलब अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो ईवी काफ़ी क्लोज़ है। थोड़ा-सा चांसेस है उसमें, लेकिन अभी उसको पावर चाहिए, वो पावर है नहीं। और मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं पावर की बात कर रहा हूँ। आप मान लीजिए कल को क्वांटम कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसमें 75 किलोवाट आवर आपको पर लीटर मिल जा रहा है, चलिए ठीक है, और प्लस उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टेंशन नहीं, वो आपके कंडक्टर पे लिमिटेड है कि कंडक्टर उतना एनर्जी बर्दाश्त करता है। पावर नहीं है, ना ही किसी देश के ग्रिड में इतना पावर नहीं है। और मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत लोग जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि इंडिया आपको आबादी जो है पेरिडल डिस्ट्रीब्यूशन में बटा हुआ है, यानी कि कहने को इंडिया प्लेनेट पे 200 कंट्री है, लेकिन एक्चुअल आबादी सिर्फ टॉप 10 में है। और उसमें आप देखिएगा इंडिया चाइना ही मेजॉरिटी लेके बैठा हुआ है। इंडिया चाइना यूएसए ऐसे ऐसे करके 4 मास नीचे तक आएंगे, ऑलमोस्ट सारी आबादी निपट जाएगी। तो आप ये कोई छोटा सा देश का पकड़ के अरे यहाँ ये वाले कंट्री में घर ले रहे हो, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब की देश इतना छोटा है, और प्लस वहाँ गर्मी नहीं पड़ता है जितना गर्मी यहाँ पड़ता है। वहाँ का इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ आते ही बोल जाएगा। ओला से सीखना चाहिए आप लोगों को। एसी चलाएंगे, बोलिए भैया रेंज क्यों कम हो रहा है? और अच्छा, एसी 6 से 8 यूनिट पर घंटा काटता है, यानी कि आपका गाड़ी चलने में बिजली नहीं खा रहा है, एसी चला रहे दिल्ली का ट्रैफिक में, वो आपका बैटरी खा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग कोई क्यों सोचते नहीं है एसी के बारे में, क्योंकि बोले किलो जूल जितना आपके फ्यूल में है, पेट्रोल और डीजल में, कोई ध्यान भी नहीं देगा। बहुत बड़ा है, मतलब वो टंकी अथाह है। अगर कभी 100% हम लोग यूज़ करना है, 100 थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलिए हम 95 मान लेते हैं। 95% यूज़ करने लगे ना, मतलब डिस्कशन भी नहीं होगा। तो वही समझिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी कर सकता है। अब रहा बात कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में पावर नहीं हम लोग दे सकते, बोले उतना ग्रिड ही नहीं है। ये मुँह खोल के बोल देना कि सर बीवाईडी ने ये गा बनाया है, इसमें 10 सी का चार्जिंग है, इसमें 1 मेगावाट पे आपका गाड़ी, सर 1 मेगावाट पे तो यहाँ गाँव चलता है। 1 मेगावाट आप बस ऐसे दे नहीं सकते किसी को। उसके लिए आपको पूरा सबस्टेशन में कर, और रहा बात, वैसा एक चार्जिंग स्टेशन 1 मेगावाट का झटका खाएगा। कितने चार्जिंग स्टेशन चाहिए आपको? तब समझ में आ रहा है कि वो नहीं कर सकता था, पावर ही नहीं है। और रहा बात कि अगर स्लो चार्जिंग करता है, वो बस झटका जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो थोड़ा ज़्यादा चांसेस है मैनेज करने का। लेकिन अभी हम लोग पावर लिमिटेड हैं, यानी किसी भी देश का जिसकी आबादी है, उसके देश में ऐसा नहीं किया जा सकता, और खासतौर पे गर्म जगह पे। और अगर आप हाइड्रोजन का फूँक लेते हैं, तो हाइड्रोजन उससे 3 गुना ज़्यादा एनर्जी माँगता है। हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्यों एनर्जी माँगता है? क्योंकि हाइड्रोजन आसमान से नहीं निकलता है ना सर, कि आप आसमान में लेट गए हाइड्रोजन मिल गया। आपको हाइड्रोजन बनाना पड़ता है, या मीथेन को जला के हाइड्रोजन निकालिए, वो स्टीम रिफॉर्मिंग कीजिए, तो बेसिकली उससे बेटर रहता आप मीथेन ही यूज़ कर लेते, यानी कि सीएनजी यूज़ कर लेते हो, ज़्यादा बेटर रहता। अगर आप वो रास्ता है जिसे ग्रे हाइड्रोजन काफ़ी लोग कहते हैं, या तो आप उसे इलेक्ट्रोलाइसिस करो। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपके पास एनर्जी है, तो भैया आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ ना, फालतू का क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि वो 3x का राउंड ट्रिप एफिशिएंसी पेनल्टी डालेगा, और ये कभी नहीं चेंज होगा। ये समझना बहुत है, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम बार-बार बताते रहता हूँ। कभी नहीं चेंज होगा। उस टाइम भी वही प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है, 10,000 साल आगे भी वही प्रॉब्लम रहेगा। जैसे बोले ना इक्वल टू एमसी स्क्वायर इक्वल टू एमसी क्यूब नहीं हो जाता है। अरे टेक्नोलॉजी हो गई, बेटर हो गई, कितने लोग बोलते हैं। इसलिए भैया स्कूल में केमिस्ट्री सिखाया गया है कि नहीं? तो समझना बहुत ज़रूरी है। और ईवी जो है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मतलब आप लोगों को पता होगा जेम्स बॉन्ड आते थे, तो जेम्स बॉन्ड महाराज जी वो हाइड्रोजन गाड़ी में मूवी के प्रीमियर में गए। मज़ाक नहीं, मतलब एक्चुअल गाड़ी थी हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बहुत पहले, अभी सब लोग टेस्ला टेस्ला कर रहे हैं, उससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया था। और वो लेड एसिड पे 100 किलोमीटर का रेंज दे रहे थे। हो चुका है, मतलब जो बोलिए हिस्ट्री पढ़िए तो आपको बहुत 1 मिनट ये पहले कर चुके हैं। इसीलिए आपको पता है 1800 से करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए कि किस में स्कोप है, ये 2 आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक में है, हाइड्रोजन में नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिक्स क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं क्लियर करते हैं, भगवान बचाए आपको।
तो रहा बात कि अभी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझदारी से काम ले सकते हैं। अभी हम लोग रेंज एक्सटेंडर लगा सकते हैं। अब बोले यहाँ पे लोग कितना मुझे लड़ने लगे एंड आई एम लाइक भाई अब समझ में आ रहा है कि देश का तेल कंजम्पशन क्यों बढ़ते जा रहा है। क्योंकि समझिए फुल ईवी अगर आप कूद जाते हो, जैसे कि हम कूद गए, हम 100% इलेक्ट्रिक करेंगे, वो अभी वायबल नहीं है क्योंकि फास्ट चार्जिंग उतना नहीं है। अगर आप एक ट्रक चला रहे हैं, आप ट्रक को 2 घंटा छोड़ दीजिए, आप 30 मिनट पूरा नहीं रोक सकते हैं। बहुत सारे ट्रक जो लोग चलाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस कंडीशन चलाते हैं, 18-19 घंटा तक कंटिन्यूअसली चलाते हैं, वो आपका नहीं चलना है। और रिफ्यूलिंग करना 5-10 मिनट का काम होता है, ना कि हाँ भैया रिफ्यूल हो रहा है जी, कोई टेंशन नहीं। और कुछ-कुछ ट्रक में ये करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रूज साइकिल करते रहते हैं ताकि ट्रक रुकना नहीं चाहिए, वर्क ट्रक्स जब हो गया। फिर जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया, वो सब रुकता नहीं है, उसमें क्रू चेंज होता रहता है, चलता रहता है। और वहाँ पे आप बिना फास्ट चार्जिंग के तो सोच भी नहीं सकते। मैं इसीलिए वो लोग खरीद नहीं रहे। और वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरा बात मत सुनिए, आप ध्यान देखिए कि इंडिया पिछले साल कितना तेल खरीदा था, उससे पिछले साल कितना तेल खरीदा था, और वो लाइन हमेशा बढ़ते क्यों जा रहा है। हल्ला सब कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बिक रही है, तो भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी तेल पी रहा है क्या? इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई काम का नहीं है क्योंकि उसपे फास्ट चार्जिंग उतना नहीं है जहाँ पे वो पूरी तरह से रिप्लेस कर सके। और ऐसा ही प्रॉब्लम था अर्ली 1800s में, कि वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक पे कूदे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक हर जगह फैल चुका था, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं थे। पेट्रोल पंप जब आए तब जाके इलेक्ट्रिक हटा। और अभी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक उतना हाई पावर का, जैसे कि लोग कहते हैं, हम ना मर्सिडीज अनाउंस कर रहा है कि सर हमारे मतलब जो ट्रक है इसमें ऑलमोस्ट 1 मेगावाट आवर का बैटरी डाले हुए हैं। मतलब क्या बात है, आप तो एकदम बैंकरप्सी ले ही आइएगा। 1 मेगावाट आवर का दिए और ऑलमोस्ट आप इसको 2 मेगावाट का झटका डाल के चार्ज कर सकते हैं। कहाँ से लाइएगा 2 मेगावाट मिडिल ऑफ नोवेयर में? 2 मेगावाट मैं बोल रहा हूँ, आपका बैटरी आपको फ्री में मैं दे देता हूँ, बिजली कहाँ से लाइएगा? जैसे कि आम बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में कि भैया मेगावाट में जब आप बात कर रहे हो, 11 केवी बेयरली हैंडल कर सकता है उसको, बेयरली। आप दूर भेजना है तो 11 केवी से आप नहीं भेज सकते, 33 केवी से भेजना पड़ेगा या 135 केवी से भेजना पड़ेगा। उसका दाम एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहे कोई, और आपको हम एम्बुलेंस पर रख देते, बोलते भैया इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है, तुरंत देखिए सब लोग भागने लग जाएंगे, तुरंत नहीं 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 भैया लटक गए तो क्या होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक फास्ट चार्जिंग उतना यूबिक्विटस ना हो जाए जितना आपका पेट्रोल पंप है, कि आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े, कोई भी 100% ईवी पे कूदेगा नहीं। और लोग नहीं कूद रहे हैं, इसीलिए हर देश का तेल कंजम्पशन भागते जा रहा है। तो फास्ट चार्जिंग जो है, तो क्यों नहीं कर रहे सब लोग फास्ट चार्जिंग? फास्ट चार्जिंग महंगा है पेट्रोल से। और आप बोलेंगे नहीं ये उतना महंगा नहीं है, मेरे बहुत लोग मैथमेटिक्स दिखा रहे हैं। लाइक सर प्लीज देख लो कि गवर्नमेंट कितना सब्सिडी पोत रहा है उस पर। स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी पोत रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोत रहा है। अभी 10,000 करोड़ का सब्सिडी की बात हो रही है अभी 2025 में। तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका एक्चुअल कॉस्ट है कि फास्ट चार्जिंग इक्विपमेंट का, टैग दीजिएगा। मैं भारत मोबिलिटी दिल्ली एक्सपो में था ना, 30 lakhs का सिर्फ वो चार्जर है। वहाँ पे जितना पावर लगाना पड़ेगा वो छोड़ ही दीजिए। तो समझना। और रहा बात किससे फ़र्क है, मैं फास्ट चार्ज नहीं करता हूँ, उसके चलते तो और नुकसान होगा। क्यों? लेस यूजर्स, कम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दाम बढ़ते जाएगा, क्योंकि जिन्होंने लगाया है उसको प्रॉफिट नहीं हो। या तो सरकार के पास फ़ोन करेंगे, सरकार हमें सब्सिडी दो, या तो वो बंद करने लग जाएंगे, बंद करेंगे, उससे दिक्कत वही होगा, पुअर अडॉप्शन। आपको बोल रहे ना, हम लोग सोचते नहीं है पेट्रोल गाड़ी चलाने के टाइम। क्यों? कहीं ना कहीं तो पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। वो आपको वैसा ही ईवी में चाहिए, या ईवी को रेंज एक्सटेंडर में कूदाइए। और यहाँ पे समझिए हाइब्रिड जो है, अगर रेंज एक्सटेंडर जिसको हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, वो आज काम करता है। ये नहीं कि हल्ला कर रहे हैं हमने, मतलब लिटरली लोग हमको पुराना गाड़ी मॉडल बात कर रहे हैं, जैसे मेरा एस्प्रेसो से ज़्यादा पुराना है। जो मॉडल बता रहे हो उस मॉडल से ज़्यादा पुराना मेरा गाड़ी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइब्रिड आज काम कर सकता है। आज आप देश का तेल घटा सकते हैं। तेल आज घटाइए, क्योंकि बोल रहे हैं ना, आपको हम एम्बुलेंस पर रख दिए ना इलेक्ट्रिक वाला में, तुरंत आपका हाल खराब हो जाएगा। अरे अरे अरे, इट्स लाइक वर्क्स 100%, तुरंत तुरंत हवा निकल जाएगा। वही बोल रहे हैं, लोग नहीं खरीद रहे हैं, ट्रक वाले नहीं छू रहे हैं, छू भी नहीं सकते हैं। दाम उन सबका देखिएगा, इसलिए भाई इतना महंगा है। मतलब मर्सिडीज के ट्रक्स बहुत जरूरी है यूरोप के लिए, उन सबका दाम देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक वाले का, इसलिए भाई क्या कर रहे हो। तो ये हाइब्रिड आज आपका तेल घटाता है, दूसरा फ्यूल कंजम्पशन भी घटाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप इसे इंजन का सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है, उससे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हम लोग स्टेबल नहीं रख पाते हैं। उसका जो मैक्सिमम माइलेज है वो नहीं मिल पाता है। माइलेज हर गाड़ी का टेस्ट होता है, आप लोग देखेंगे कोई भी गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ी थी, उसका पेपर पे लिखा हुआ है 22 किलोमीटर पर लीटर, उतना वो देता नहीं है। हम नाप के देखें, मतलब फ्यूल टैंक टू फ्यूल टैंक जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसमें नाप के जाते हैं, बोल जाता है 12 18 19 में बोल जा रहा है। बट रावत की देख क्यों नहीं पा रहा? क्या वो झूठ है? आधा झूठ है। बात है कि इंजन उस आरपीएम पे, उस टॉर्क लोडिंग पे रुक नहीं सकता, लेकिन आप उसे रेंज एक्सटेंडर कर देते हैं तो वो रुक जाएगा। वो सिर्फ जनरेटर चलाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो हल्का हो जाएगा। क्यों हल्का होगा? क्योंकि उसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग हटाना पड़ेगा, आपको ट्रांसमिशन फेंक देना पड़ेगा, उसकी जगह पे सिर्फ एक मोटर का रोटर घुमा रहा है जनरेटर का, आप ये समझ सकते हैं। वो छोटा होगा, हल्का होगा, इफिशियंट होगा। एग्जैक्टली जिस तरह से सबमरीन चल रहे हैं 100 साल से, एग्जैक्टली जिस तरीके से डीजल लोकोमोटिव चल रहे हैं 100 साल से।
तो ये हाइब्रिड हमारा तेल आज घटाएगा। दूसरा, ये समझिए कि इसमें आप वोकेशनल ट्रक्स को छू सकते हैं। जिस ट्रक के बेसिस पे हमारे खाना चल रहा है इधर से उधर, वो चल पाएगा और उसमें आपका ब्रेक पैड घिसना बचेगा, उसमें आपका फटीग बचेगा, उसमें आपका 10% फ्यूल एक गाड़ी के बराबर होता है। मतलब कि ये वोकेशनल ट्रक है, इसका 10% मैंने तेल बचाया, वो कितना है? जितना एक गाड़ी 1 साल में खाता है, नॉर्मल फैमिली का, उतना बड़ा गैप है। उसको अगर आप 10% अभी बचा पाते हैं, बल्ले-बल्ले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्सीज़ टैक्सीज़ अभी बचाने लग जाएँ, एम्बुलेंस अभी बचाने लग जाएँ, क्योंकि हाइब्रिड है तो फ़ायदा ये है कि जब इंजन मोड ट्रैफिक में रुका हुआ है, वो बैटरी पे चल रहा है। जब दूर जाना है तो वो तब इंजन चालू होगा। तो वही है। और ईवी रेंज एक्सटेंडर जो है एंग्जायटी हटा देता है कि ये सब फास्ट चार्जिंग नहीं, क्या टेंशन है? मेरा 99% टाइम ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और मुझे सोचना नहीं है कि फास्ट चार्जिंग नहीं है, और फास्ट चार्जर वालों को भी टेंशन नहीं लेना है। वो फास्ट चार्जर सिर्फ वहीं लगाएँगे, जैसे मान लीजिए देख लेते हैं कि मुंबई, पुणे में खूब ईवी चल रहा है, तब वहाँ पे वो लगाने लगेंगे, अरे भैया ये पेट्रोल पंप में लोग रुक रहे हैं, वहाँ पे हम एक ठो फास्ट चार्जिंग ईवी लगाते हैं। इन्हें सरकार दीजिए सब्सिडी तो, नहीं तो हम नहीं लगाएँगे। देखिए कितना हज़ार करोड़ का बात हो रहा है उस सब्सिडी के लिए। ओह बाय द वे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में दिक्कत है, यूएसए में इलॉन मस्क महाराज जी $2 बिलियन का सब्सिडी उठा रहे हैं उस चक्कर में। तो समझना बहुत ज़रूरी है। फास्ट चार्जिंग के बिना नहीं चल सकता था, ये इलॉन मस्क को पता था, और फास्ट चार्जिंग अफोर्ड कोई नहीं कर सकता बिना सब्सिडी के। और इसीलिए रेंज एंग्जायटी के कारण लोग ईवी में कूद नहीं रहे, इसीलिए देश का तेल कंजम्पशन भागते जा रहा है। हम लोग और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे समझिए कि हमें साफ हवा आज चाहिए, 40 साल बाद नहीं, आज साफ हवा चाहिए। तो इसीलिए हाइब्रिड करेंगे, आज तेल बचना शुरू होगा, आज प्रदूषण कम होगा। और दूसरा, मास प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो बैटरी आप लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा इंडिया में बैटरी लग रहा है, वो अब समझ में आया कि जो भारत सरकार का करंट सब्सिडी स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें कितना किलोवाट आवर है, उसके हिसाब से हम आपको 10,000 का कुछ ऐसा है, मतलब सब्सिडी देते चले जाएँगे। इट्स लाइक अब समझ में आया कितना पागल जैसा बड़ा बैटरी क्यों बना रहे हैं। और सेलेक्ट फास्ट चार्जिंग आप कर पाएँगे सर, यहाँ पे लोगों का डिमांड है, यहाँ पे हम लगाते हैं। हर जगह नहीं फैलाएँगे ताकि लोग खरीदें, मतलब वो चिकन एंड एग सिचुएशन नहीं है, यहाँ डिमांड है, हम यहाँ लगाते हैं। और सब्सिडी फ्री आप कर पाएँगे, और प्लस चाइना पे डिपेंडेंसी कम रखेंगे। पता नहीं कितने लोगों को दे रहे हैं, इट्स लाइक तुम अरब देशों पे डिपेंडेंसी को, इट्स लाइक भैया अरब देश में 3-4 ऑप्शन है। ओपेक में आप जा सकते हैं, और ओपेक के अंदर कई सारे देश हैं, मतलब अगर देश से लड़ाई झगड़ा हो तो आप दूसरे से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इजिप्ट से नहीं पड़ता है, वेनेजुएला से पड़ जाएगा ना, टेंशन वाली बात नहीं है। और मान लीजिए ओपेक से पूरा नहीं पड़ता है, रशिया से तो पड़ जाएगा। ऑप्शंस हैं। और क्या पता कल को इंडिया के पास बुद्धि आ जाए और सीवी बायोफ्यूल करने लगे तो भैया अपने से ही नहीं पड़ जाएगा। अगर आप बैटरी जो 100% ईवी में आज कूदते हैं, पहली बात वो बहुत बड़ा बैटरी एक छोटे-छोटे गाड़ी में जा रहा है, पेनल्टी चाइना। चाइना बोल रहा है अरे खरीदते जाओ ना सर, खरीदते जाओ। और ये समझिए कि हम लोग को समय चाहिए ईवी को फुल्ली मैच्योर करने के लिए, और वो शांति चाहिए ताकि हर कोई यूज़ करे, हर किसी को आदत पड़ जाए। जैसे कि स्कूटी में आप लोग देखे होंगे, हम लोग पहले गियर बॉक्स, सब लोग गियर करते हैं, अब सबको स्कूटी क्यों चलाए? सीवीटी के चलते आसान चाहिए, किसी को हेडेक नहीं लेना है। जवानी में सबको लगता है हम गियर करेंगे, खुद तो ये करेंगे, धूम मचाले कर लेंगे। एक पॉइंट के बाद भैया हमको इधर से उधर जाना है और लोड नहीं लेना है, तो वो आपको ईवी दे देगा। बस ईवी को समय दीजिए कि भैया तुम ग्रो करो ना, तुम सिर्फ 100 किलोमीटर का गारंटी दो हमको, उससे ज़्यादा का मत दो। बोले हमको दिन में 10,000 किलोमीटर चलाना है, इसलिए भैया तुम तेल ही चलाओ, तुम्हारा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे समझिए मैं कहूँगा चाइना को क्या दाग देना पड़ेगा भाई, क्या स्मार्ट लोग हैं। वो पब्लिक को बेच देती है, मतलब कि हमारे जैसे गधे लोगों को, कि देखिए हमारे पास अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है। खुद क्या कर रही है? भैया बैटरी स्वैप करो, तो उसको चार्ज करना 4 घंटे में, धीरे-धीरे, कोई टेंशन नहीं, बैटरी का भी लाइफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें भी हेडेक नहीं लगेगा। और ये वोकेशनल ट्रक्स पे है, फटाक से स्वैप करो, चलते रहे। अब प्लीज़ मत बोल दीजिएगा कि ये हम लोग कार में क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते। कार में क्रैश स्ट्रक्चर दिया जाता है, कार में आप स्वैप नहीं कर सकते। ट्रक में क्रैश स्ट्रक्चर नहीं था, ट्रक में एयर बैग्स भी नहीं डाले जाते हैं। तो वही समझना है, इसीलिए ये बैटरी स्वैपिंग आप बड़ी चीज़ में कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग करने लगे हैं, और चाइना तो एकदम स्मार्टली कूदने लगा है। तो वही समझिए, ग्रिड को भी इश्यू समय चाहिए, ग्रिड को ग्रो करना है, वो अभी रेडी नहीं है। भैया यूपी, बिहार, झारखंड में जब देखो तब बिजली की कटौती हो रही है। मतलब और आधा से ज़्यादा इंडिया का जो बिजली विभाग है रो रहा है कि भैया हमारे पास उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी के सपने देख रहे हैं। मतलब क्या फूक रहे हो भाई? और आपको 2 हाथ से पैसा देना पड़ रहा है। भैया तेल भी ज़्यादा खरीदो, और बैटरी के लिए भी चाइना को ज़्यादा पैसा दो। ओह प्लस गाड़ी कंपनी वाले को सब्सिडी का पैसा दो, और फिर बोलो भैया यार रोटी सब्जी काहे महँगा हो रहा है इंडिया में? और 3-3 रास्ते से पैसा दो। इसी बोल रहा है कि जहाँ रेंज एक्सटेंडर लगाएँगे वहाँ हम लोग आगे बढ़। और ये देखिए चाइना में हर कंपनी का रेंज एक्सटेंडर मॉडल आने लगा है। अरे भैया बड़े स्मार्ट हैं वो लोग, बाहर खतरनाक चीज़ भेज दे रहे हैं, अंदर में सब चीज़ शांति से लगाओ तो रेंज एक्सटेंडर। बड़ा स्मार्ट है। वही। और यहीं पे समझिए बिग क्राफ्ट में, जैसे कि आपको बोल रहे हैं ट्रक्स में चाइना कर रहा है, मतलब बाकी सब हम कल को सीमेंट ट्रक बनाएँगे जो बैटरी पे चलेगा। इसलिए चलो हो गया, टेक इट एंड गो, सब बैटरी स्वैप कर लो। कर लिए। और इसीलिए मैं एडिसन मोटर्स पे चल रहा हूँ, सीधा-सीधा कुछ नहीं भी कीजिए तो भी 10% तेल बचाएगा। और अगर बैटरी स्वैप कर पाते या चार्जिंग भी कर पाते, स्लो चार्जिंग है, बहुत पैसा बचेगा। नहीं कर पाते, लटकिएगा नहीं। लोग को वो टेंशन नहीं कि अरे लटक गए तो, नहीं लटकिएगा।
और रेंज एक्सटेंडर तो सबसे बेस्ट है, 99% टाइम वो आपका आज बचा रहा है, और जब आपको हो गया कि कभी मुझे दूर जाना है, कोई टेंशन नहीं सर, वही गाड़ी पे चलते जाओ। तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है। इसलिए बोला चाइना, देखिए चाइना कर क्या रहा है, बेच क्या रहा है वो नहीं, चाइना खुद के देश में क्या कर रहा है, बहुत स्मार्ट है। हम लोग मूर्ख हैं तो वो मूर्ख नहीं है ना, वो तो एकदम निकल ले रहे हैं, भैया रेंज एक्सटेंडर ला के निकल लो, बाकी सब हम ही को गाली दे रहे हैं कि भैया तुमको अरब लोग खरीद लिया। इसलिए मैं देश को आज़ाद करने पे लगा हूँ, ये लोग 3-3 रास्ते से पैसा में आग लगाने लगे हुए हैं। अब बात करते हैं सीवीड के बारे में। तो अगर आपको कुछ हाई एनर्जी करना है, जैसे कि जंबो जेट उड़ाना है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको कार्बन कैप्चर भी करना है, जो कि काफ़ी लोग अब पहुंच चुके हैं, सब साइंटिस्ट ऑलमोस्ट वहां पहुंच ही गए, लंबे रास्ते से पहुंच गए, कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर नहीं करते हैं, हमारा प्लैनेट रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग इमिशन रोक भी देते हैं तो भी प्लैनेट भूंजता चला जाएगा, क्योंकि CO2 बहुत डाल चुके हैं, हम लोग को वो साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीवीड जो है काम करे, क्यों करेगा, बाकी कोई चीज़ क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे पहले से सीवीड को क्या चाहिए, पानी। तो पानी तो उसको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए ना, इसलिए जैसे कि अगर आप अंबानी का देखेंगे, अंबानी रिलायंस ने किया था, मतलब LG का, बहुत कितना 1000 करोड़ लगा दिए कि भैया हम इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका फेल हो गया। हम लाइक हाँ, हमसे पूछ लेते, या कभी साइंस बुक खोल लेते जहाँ बता रहा था कि LG में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर लगता है, तो इसमें पानी नहीं लगता। नहीं लगता है क्यों, क्योंकि समुद्र में आपको पानी का टैक्स नहीं देना है, वो फ्री है। फ्रेश वाटर का आपको हेडेक नहीं लेना है, सर समुद्र में डाल दो, हो जाएगा। और दूसरा, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। आपको फिर चाहिए सरफेस एरिया, राइट। ये दूसरा कारण है कि हम लोग, आप ऐसा समझिए कि रूडोल्फ डीजल और हेनरी फोर्ड गाड़ी सही रास्ते पे खोले थे, वो लोग सीधे सीधे ग्रोन बायोफ्यूल पे चल रहे थे। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल देता है, जब रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाया, उस टाइम डीजल था ही नहीं, तो किस पे चलाते तो खुद गूगल कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं 1800 से हम लोग बहुत चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी वहाँ पे उगाने से चले, लेकिन हमारा खपत बढ़ गया, तो उस टाइम लोग कूदे कि ठीक है चलो भैया हम लोग ये ट्राई करते हैं, एलगी पे ट्राई करते हैं। एलगी साइंटिफिकली रास्ते पे बहुत अच्छा से क्लिक है। एलगी वन ऑफ दी हाईएस्ट यील्ड देता है, यानी कि अगर मैं आपको 1 हेक्टेयर जमीन देता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा आपको यील्ड, बायोफ्यूल का यील्ड एलगी देता है, कोई और चीज़ नहीं है। कोई भी कॉर्न उसके आसपास भी नहीं आता, और गुने में नहीं आता। ये नहीं कि कॉर्न आधा दे रहा, ना ना ना, वो 10% है। 10% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, वो बहुत है। कॉर्न हो जाए, शुगर केन हो जाए, ये सब कोई मतलब नहीं है। एलजी सबसे ऊपर है। एलजी के सबसे पास क्या आता है, सीवीड। सीवीड उससे कम है, मतलब एलजी सबसे ऊपर है, सीवीड उससे थोड़ा नीचे है। लेकिन एलजी में तो अब हम लोग क्यों नहीं कर रहे, जमीन चाहिए सर उसके लिए, और जमीन में फ्रेश वाटर चाहिए। सीवीड में क्या चाहिए, प्लैनेट का 71% में सीवीड लगाया जा सकता है, मतलब 71% मैक्सिमम में बता दे रहा हूँ, उतना जगह नहीं लगेगा, लेकिन मतलब आपको जगह का टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात, फ्यूल जो उससे निकलेगा वो 100% कंपैटिबल है। क्यों, क्योंकि वही नेचर ने किया, जिसे आप आज फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, वो वही है। बायो मैटर डिग्रेड करके हाइड्रोकार्बन बना है, आप बायो मैटर ही बना रहे हैं, हम लोग बस वही कर रहे हैं। बस उसका जो टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जितना फॉसिल फ्यूल है वो सब सोलर एनर्जी है, बस पास्ट का सोलर एनर्जी। हम लोग बोले पास्ट को पास्ट में रहने दो, आज का लेटेस्ट सोलर एनर्जी पे चलो, पास्ट में मत जाओ। आज हम सन को खाते हैं, आज उससे ये हाइड्रोकार्बन निकालते हैं, उसे आज जलाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कल हमारा ये प्लांट फिर से खाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब जैसे हम लोग सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो दिक्कत क्यों नहीं होता प्लेनेट को, क्योंकि वही हमारा फसल खा लेता है, फिर उसी को हम लोग खाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर खाते हैं, साइकिल चलता रहता है। एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, टेंशन लेना ही नहीं है। तो 100% कंपैटिबल है, मतलब आपको टेंशन नहीं ले। अगर आपके जेट फ्यूल ये इससे बनाए, एलगी से कोई फ्यूल बनाए हैं और वो नहीं चल रहा है गाड़ी में, तो यानी फिल्टरिंग का स्टेप गलत किया गया है। इंजन में कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिल्टरिंग आप गलत कर सकते हो, ब्लेंड गलत कर सकते हो, लेकिन वो अलग टेक्निकल इश्यूज हैं, साइंटिफिक इश्यूज नहीं है। और ये कार्बन न्यूट्रल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो अगर आप CO2 को लेते हैं, उसमें आप पानी लेते हैं, फिर उसमें सनलाइट की एनर्जी डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है, और एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, नाम सुने होंगे। और फिर क्या होता है, जब उसे जला देते हैं, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, फिर से एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, सन पे टैक्स नहीं लग रहा है, साइकिल होते रहो, कार्बन न्यूट्रल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात कि इससे CO2 आप बचा कैसे सकते हैं, इसको बढ़ाते जाइए। यानी कि जितना भी आपने टेक्नोलॉजी लगाया कि सीवीड का मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, उसको बढ़ाते चले जाइए। पहले आप उसे 10 स्क्वायर किलोमीटर में करें, फिर 100 स्क्वायर किलोमीटर में करें, फिर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में करें, फिर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में करें। बाय द वे, सी का, इंडिया का बॉर्डर बहुत बड़ा है, टेंशन मत लीजिए। समुद्र में बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लेना। 10,000 किलोमीटर दिखेगा भी नहीं, मतलब एक पतला सा बैंड बच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ कुछ तो विंड फार्म, ऑफशोर विंड फार्म उतने साइज की बात हो रही है अभी। तो जगह का कोई कमी नहीं है, पानी का कोई टेंशन नहीं है, और एनर्जी का आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको बस कल्टीवेट करना है, उस पर तो खर्चा होगा, लेकिन कंपैरेटिवली जीरो है कोई भी और डिज़ाइन के कंपेयर। कोई भी आपको और डिज़ाइन बता रहा है ना, उस बस फूक रहा है कि ना हम ये करेंगे, हम ये पत्थर लेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसमें ये रिएक्शन कराएंगे। इट्स लाइक सर हो गया, सीवीड लगाओ, क्योंकि कुदरत ने वही किया था, ये समझना बहुत जरूरी है। कुदरत ने वही किया था, हमें बस वही करना है। हमने जो गलती किया था भूतकाल से निकालने का, जो कि रूडोल्फ डीजल ने नहीं किया था, हमने गलती वो की, उसे वापस ठीक करना है।
तो वही। और रहा बात की जो आप ये हाइड्रोकार्बन बनाते जाते हैं, उसको बस आपको बढ़ाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए और फिर वापस सारे ऑयल वेल्स में वापस भर दीजिए। जितने भी लैंड में, समुद्र वाले में मत भरिए, लैंड वाले में। CO2 वहाँ कैसे रहेगा? क्योंकि वहीं था, हज़ारों साल से वो वहीं था, हाइड्रोकार्बन वहीं था। हमें कैसे पता कि हाइड्रोकार्बन वहाँ स्टेबल रहेगा? क्योंकि वो वहीं था। आप सिर्फ कंट्रोल ज़ेड दबाइए, नया चीज़ मत कीजिए। हाँ, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। पहला, कुछ भी हो, ये जो फार्म है, अभी बहुत सारा आप जो सीवीड का फार्म देखेंगे, वो सारा नेगेटिव फार्म है। यानी कि वहाँ पे फार्मिंग होती है सीवीड को, पूरा सीवीड ही निकाल लेते हैं। वो नहीं करना है। आपको सीवीड निकालना है, सीवीड को निचोड़ना है, उससे हाइड्रोकार्बन निकालना है और सीवीड वापस समुद्र में फेंकना है। हम लोग अभी वो नहीं कर रहे, इसलिए सीवीड अभी खपत होते रहता है कि मतलब इंडिया में बहुत सीवीड बनता है बाय द वे। तो वो है, हम लोग को ऐसा क्यों कर रहा है? अगर वो नहीं किया तो जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिशंस है, वो खत्म होने लग जाता है जगह से। कुदरत हाइड्रोकार्बन इन्फिनिट साइकिल कर सकता है, और जो मैक्रो न्यूट्रिशन एक बार निकल गया वो जगह डिप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमें वो मतलब एक समझिए क्रॉप साइकिल जैसे करते हैं वैसे वहाँ पे भी करना है। इसीलिए किसी भी हालत में कोई फूड कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी ये सब के आसपास हाथ नहीं लगाए। वो हाथ लगाई हम लोग मारे जाएंगे। ये समझना। इसीलिए आप लोग सोचिए अभी हमारा सीवीड का क्या हो रहा है, वो सारा फार्मास्यूटिकल कंपनी खा रही है। उनको एकदम दूर रखना है। नहीं जी नहीं, वो करोगे ये सीवीड नहीं उगने वाला अगला समय। इसीलिए वो लोग कहते हैं आज यहाँ उगाए, फिर यहाँ उगाए, फिर कुछ साल बाद यहाँ उगाए, वो भागते रह रहे हैं। और करते कैसे हैं? वो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है और फर्मेंटेशन करना रहता है, फिल्टरिंग का स्टेप्स रहता है, ज़्यादा फचांग नहीं है। हम लोग करते रहे, कॉलेज लेवल में लोग करते ही हैं इसको। तो वही समझिए, आपको बस ये करना है कि जितना भी सीवीड निकालेंगे उससे हाइड्रोकार्बन निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 90% मटेरियल जो हाइड्रोकार्बन नहीं है वो वापस जाना चाहिए, नहीं तो साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन। और ये चार्ट जो है आदम जमाने में बनाया गया है, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं आपको मूर्ख बनाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा ये किलो समझ लीजिए, ये आपको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की जगह पे मैं आपको बता दूंगा गैलोमेट्रिक डेंसिटी, यानी कि मेगाजूल पर किलोग्राम। अगर मैं आपको मूर्ख बनाऊंगा तो आपको बोलूंगा देखो हाइड्रोजन में 120 मेगाजूल पर किलोग्राम है। क्या ये बात सत्य है? सर्व सत्य है। बस आप ये पढ़ते तो है नहीं कि कैरी कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप देखते होंगे 350 बार्स जितना पे आपका सीएनजी चलता है, लगभग 350 बार्स पे अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो वो आपको बेयरली 3 मेगाजूल देता है। मैंने बोला ना, अगर फ्यूल में एनर्जी नहीं है 100% भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% ऑफ 3 इज स्टिल 3। और उसको 700 कीजिए, जो भी काफ़ी सारी कंपनी कर रही है, 700 बार्स कीजिए, वो आपको 4 तक आता है। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, 5 पे बहुत बढ़ा रहा हूँ, उतना नहीं जाता है। और फिर आप रॉकेट लेवल पे आ जाते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन चलता है तो वो 8 जाता है। और इसको कंपेयर करेंगे डीजल से, जो सीवीड बायोफ्यूल है, वो आपका चल जाता है 32 पे। इसीलिए आप कुछ भी करके नहीं कंपीट कर सकते हाइड्रोकार्बन से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बर्न होता है, कार्बन बस वो बाइंडिंग एजेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन को बांधना जरूरी है। आप जैसे ही उसको लीजिएगा, बांधिएगा उसको, मीथेन में देखिए धड़धड़ा के डेंसिटी बढ़ने लगी, कार्बन बांध के रख रहा है उसको। और आपका टंकी का जो साइज है वो लीटर्स में नापा जाएगा ना, कितना लीटर का है। और सर 1 ही किलो उसमें फ्यूल है, लेकिन वो टंकी 10,000 टन का आपका बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए सीवीड पे कर सकते हैं। सीवीड में बस वही करना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से दूर रखना है, और गलती से भी कोई भी फूड सप्लीमेंट्स वाली कंपनी नहीं हारा। आइसक्रीम वाले लोग भी खरीद रहे हैं, खूब खरीद रहे हैं, उनको हाथ नहीं लगाने देना है। वो लगाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो वही बोल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। ना समुद्र पे पानी पे टैक्स लगना है, ना सन पे टैक्स लगना है, ना सरफेस एरिया का कोई टेंशन कि भैया यहाँ खेती हो रहा था, कुछ नहीं सर। आपको देखना भी नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है। टेक्नोलॉजी है, सॉर्टेड है। बस आपको वो मेगाजूल पर किलोग्राम को समझना है कि भैया किलोग्राम में हाइड्रोजन नहीं कैरी कर सकते, उसे लीटर्स में करना है। आपका टंकी का कैपेसिटी क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नहीं चलता है। और ये हर इंसाइक्लोपीडिया में है बाय द वे, हर इंसाइक्लोपीडिया, हर साइंस बुक में, हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है, हर में। अब बात करते हैं टाइम वेस्टर्स के बारे में, कि यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं ना कि मैं ही बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों का देखा। अभी मैंने नीचे तो प्रोफेसर का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वो मुझे बहुत यूनिक लगा कि बोले कौन कौन सा वीड फूका हुआ ये है, क्या बोलते हैं आपका प्रोजेक्ट है, भैया मीथेन बना लेंगे इलेक्ट्रिसिटी लेके। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक का प्राइस है, ठीक है, एक्स प्राइस है। आप इलेक्ट्रिसिटी को लेके उसमें कुछ भी कीजिएगा उससे ज़्यादा प्राइस आएगा ही, राइट। आप एक्स खरीद रहे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से मीथेन नहीं निकलता, आपको ये प्लांट लगाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स 3 कर दो उसमें, मतलब 3 गुना और आप एनर्जी। अब आपके पास एक फ्यूल आ रहा है जो जला सकते हैं। इट्स लाइक सर आप वापस मतलब हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वापस हीट सोर्स बना के क्या होगा? इसलिए क्या होगा, मतलब आप क्या फूक रहे हो? जो ये इतने सारे लोगों को मैं देखता हूँ, अरे हम ना हाइड्रोजन ये बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं सोलर प्लांट से। इट्स लाइक हमें बिजली चाहिए, बिजली बनाओ ना, काहे लंबा रास्ता से आ रहे हो? और मीथेन की कमी नहीं है प्लेनेट पे, हम लोग के पीछे से निकलता रहता है, उसे कैप्चर करो ना भाई।
तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस जगह पे इंसानियत एज़ ए होल, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सारे साइंस बुक में है, सारे टेक्स्ट बुक में, सारे इंजीनियर्स को पता है। बस हम लोग मोर्निंग कर रहे हैं। ये तो आसान है ना। मतलब मैं कितने लोग जस्ट स्टॉप ऑयल कंप्लेन कर रहे हैं, पर उनका साइंस का अंडरस्टैंडिंग देख के मुझे शर्म आ रहा है। और मैं उनको बैठा दूँ अच्छे-अच्छे, जैसे राजेंद्र शर्मा सर के सामने बैठा दूँ, ये सब जहाँ पे पूरा ढंग से मैथमेटिक्स की बात हो, तो आधे लोग निकल जाएँगे भैया, निकल के टपक जाएँगे। ऐसा-ऐसा ऊपरा मत करो, क्योंकि एडवोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बहुत अच्छा लगता है। यानी कि हम नहीं कर रहे, वो 1% कर रहे हैं। नहीं सर, आप कर रहे हो। आपकी बेसिकली इग्नोरेंस उन्हें पावर दे रहा है। और इग्नोरेंस में आपको पावर बहुत अच्छा लगता है कि भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम थोड़े मेहनत करेंगे, हम थोड़े पढ़ेंगे हिस्ट्री बुक, हम थोड़े साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, भले क्लास 10 में पढ़ाया गया है, भले क्लास 7 में पढ़ाया गया है। हम थोड़ी मेहनत करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, मेहनत करके देखेंगे नहीं कि भैया अगर 2020 में ये हाइड्रोजन पे ट्रेन चलाया गया तो 2022 में बंद क्यों किया गया था? अगर हाइड्रोजन पे अपोलो क्राफ्ट चलाया गया जो कि चाँद तक गया, तो वापस जब ओरायन बनाया गया तो उसमें हाइड्रोजन क्यों हटाया गया? नासा ने सारा डिटेल अब पब्लिश किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन आप मेहनत थोड़ी करेंगे। आप हमसे लड़ेंगे कि अरे ये तुमको क्या लगता है, तुमको इंजीनियर बस लाइक। और सबसे पहला रूल, इंजीनियर्स किसी भी चीज़ पे काम करेंगे अगर उन्हें पैसा दिया जा रहा है। मैं 6 साल पहले से हल्ला कर रहा था कि हाइपरलूप नहीं चल सकता, वो सारा लॉ ब्रेक कर रहा है इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, वो सारा लॉ ब्रेक कर रहा था इकोनॉमिक्स का, और मैं नहीं बता रहा था, बड़े-बड़े इंजीनियर्स बता रहे थे। और उस टाइम हम के सब लड़े। हो गया सर, वो पाइप में जो था वो पाइप खोल-खाल के बेच दिया गया है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप एडवोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी करना चाहते हैं, आपको रोना अच्छा लगता है, पढ़ लिख के सीखना, समझना, सॉल्व करना। मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं, फ्यूचर नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये होगा, वो होगा, मैं रूडोल्फ डीजल पे जा रहा हूँ। मैं कल ये टेक्नोलॉजी है, मुझे चाहिए नहीं सब टेक्नोलॉजी, ज़रूरत भी नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, आलसी, मेरे से ज़्यादा आलसी हो, शर्म करो। मैं बोला ये बात आपको समझना पड़ेगा। इंजीनियर किसी भी चीज़ पे काम करेंगे अगर उन्हें पैसा मिल रहा है। क्या वो इंजीनियर को नहीं पता था जिसने हाइड्रोजन पे ये ट्रेन बनाया कि भैया ये ट्रेन चलाने में इतना खर्चा आएगा कि एंड में जर्मनी बंद कर देगी, भैया ये कोई फायदा नहीं है, इलेक्ट्रिक ही कर देते हैं। हो गया, 2022 में बंद कर दिया गया। 2020 में न्यूज़ आया, वो हर जगह साइकिल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, और 2022 वाला जो कैंसिल किया गया वो अरे हाइड्रोजन पे प्लेन बनेगा, उस पे एयरबस काम कर रहा है। इट्स लाइक एयरबस को मेरे से ज़्यादा पता है कि वो नहीं काम करेगा। एग्जाम्पल, TU-155 आदम जमाने में बनाया गया, उड़ाया गया है, काम सबको समझ में आ गया कि बोल रहे हैं 8 मेगाजूल में क्या करोगे? क्या करोगे 8 मेगाजूल? और बोले लिक्विड हाइड्रोजन का तुम बात कर रहे हो। लाइक बाय द वे, बहुत लोग हमसे लड़े हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन का हम क्यों बात करते हैं कि कंप्रेस नहीं कर, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस स्कूल में नहीं पढ़े हो क्या? सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूँ। कोई भी कंप्रेस्ड गैस लिक्विड की डेंसिटी पे नहीं चला जाता है। लिक्विड में इसीलिए चला जाता है, रॉकेट इसीलिए लिक्विड पे चलाया जाता है। मैं बता रहा हूँ ना कि एयरबस A380 में नहीं चलाया जा सकता हाइड्रोजन पे, तो ऐसी बात नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उन एयरबस वाले को खुद पता है, तो क्यों बना रहे हैं? गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज डाले हुए हैं कि भैया हम 2050 में बैन कर देंगे हाइड्रोकार्बन को, क्या करोगे आप? और इसीलिए देखिए 4 बड़का-बड़का इंजन है, उसमें नहीं छेड़ रहे हैं हाइड्रोजन से, छोटा-सा पीछे पासपोर्ट इंजन लगाया, इंजन का नाम है पासपोर्ट, पासपोर्ट इंजन लगाया हुआ है छोटा-सा। मतलब हम लोग उड़ा के देख चुके हैं। आप रिसर्च नहीं करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि रिसर्च है नहीं डेटा। हम इसीलिए बोल रहे हैं, नासा का देख लीजिए, जर्मनी का देख लीजिए, सोवियत यूनियन का देख लीजिए, हर चीज़ जो आप सोचो, और बीएमडब्ल्यू का पोर्टफोलियो है। बाय द वे, मैं आजकल शॉक हो गया इसमें, ये भारत मोबिलिटी में थे, हम हाइड्रोजन का ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इट्स लाइक सर आप ही की कंपनी ने 1990s में निकाला था, आप ही भूल गए कि आपने निकाला था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियर्स काम करेंगे अगर उन्हें पैसा मिलता है। लो, मैं करूँगा इस पे काम, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए मार्केटिंग करूँगा अगर आप पैसा दे रहे हो तो। पैसा नहीं दे रहे हो तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको समझ रहा है, लोग मोर्निंग के पीछे भाग रहे हैं कि इट्स लाइक दुःख, दर्द, सॉल्व करो ना। जैसे जस्ट स्टॉप ऑयल वाले जितने लोगों ने तांडव किया, उसमें से कोई भी बैठ के सोल्यूशन नहीं बता सकता, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाने के आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री बुक। साइंस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ो ना पहले, कि कहाँ पे हम लोगों ने गलती की। तो वही समझिए। और कुछ-कुछ चीज़ ऐसा है ना, जो जितना ज़्यादा करेंगे उतना बुरा होगा। जैसे कि जब हम लोग एआई के बारे में शुरू-शुरू में बात कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा था, उतना बिजली नहीं खा रहा था। जैसे ही बड़ा करने लगे, अरे पावर प्लांट बनाओ ताकि एआई चलाया जा सके, राइट? जैसे आपने बड़ा किया, समस्या बढ़ गई। हाइड्रोजन भी वही है, जैसे अभी सारी कंपनी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया है, भैया हाइड्रोजन करना है तो मतलब करना है, ठीक? कंपनी तो करेगी, मैं करूँगा भाई हाइड्रोजन पे। लेकिन बात वही होती है कि आप जैसे थोड़ा-सा स्किल था कि सबको अच्छा लगे, अरे क्या अच्छा है, और लोग ध्यान तो देंगे नहीं कि सब्सिडी कितनी देनी पड़ रही है। और फिर उसके बाद बोलेंगे, अच्छा सर हाइड्रोजन का दाम काहे नहीं घट रहा है? ओ पानी लग रहा है, फ्रेश वाटर, वो भी बहुत, बहुत, जितना ज़्यादा आप बनाएँगे उतना ज़्यादा लगेगा। आप पढ़े हैं स्कूल में केमिस्ट्री में कि कितना हाइड्रोजन होता है 1 लीटर, उसमें क्या बोलते हैं, 1 लीटर वाटर में। उसका मैथमेटिक्स ये तब समझ में आएगा कि
बैंड बज जाने वाली है। और वो कितना पानी है रफली बता देते हैं। हमारा जो बड़ा-बड़ा डैम्स है ना, उसका जो वो पीछे का रिज़र्वॉयर है, सब खत्म। सीधा शिप डिलीट हो जाएगा। तो भी शायद ही उतना हाइड्रोजन ना मिले। तो वही समझिए, इसीलिए हिस्ट्री पढ़िए। मैं आगे पीछे की बात नहीं, हिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिस्ट्री आदम ज़माना, ये तो 2020 का हिस्ट्री है, 2022। तो हिस्ट्री पढ़िए, आपको सबका जवाब मिलने लग जाएगा। और हम लोग एक ही चीज़ बार-बार कर रहे हैं, हाइड्रोजन, 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 इसलिए कर चुके हैं। 1800 से कर रहे हैं, नहीं काम करता है, एनर्जी नहीं है। लेकिन वही कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। इट्स लाइक हम तो एकदम देश को डुबा के रहेंगे। और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, मेरे से अच्छे-अच्छे पढ़े हुए इंजीनियर तो किताब मारने लगेंगे आपके मुँह पे, लो जी। और जो इंजीनियर्स को इन पे फोर्स करना काम, तुम भाई तुम हमको क्या बता रहे हो? हम पीएचडी थीसिस किए हुए हैं कि ये नहीं काम करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि आपका क्या नुकसान है अगर आप इस तरह का गधा जैसा काम करते हैं, तो आपका इग्नोरेंस का पेनल्टी आप पे पड़ेगा, आप पे इन्फ्लेशन पड़ेगा। आप खुद परेशान हो जाएँगे कि इंडिया जैसा देश में जहाँ खाना इतना उगता है, वहाँ खाना क्यों महँगा हो रहा है? और फिर आपका डिग्रेडेड लिविंग आएगा, क्योंकि सब लोग ईवी करेंगे हाइब्रिड की जगह पे। दिक्कत होगा कि तेल का कंज़म्पशन बढ़ेगा, सरकार को सब्सिडी ज़्यादा देना पड़ेगा, चाइना पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और प्रदूषण होगा, आप और मारे जाएँगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम वेस्टिंग आपका लाइफ छोटा करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मोर्निंग वाले स्टेज में घुस गए हैं। प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन है। आदम ज़माने से बनाया हुआ है, सॉल्यूशन है। हम लोग चाहते नहीं है सॉल्व करना। वही है, एडवोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा लगता है कि इट्स लाइक मेरी गलती नहीं है इसमें। हम थोड़े मेहनत करेंगे, हम थोड़े समझेंगे कि भैया नासा के इंजीनियर्स लोग स्पेस शटल क्यों बनाए, जब स्पेस शटल का डेथ रेट था 1/100, यानी कि 100 बार उड़ाएँगे, वो 1 बार बूम हो जाएगा। 200 बार से कम बार उड़ाया गया, 2 बार बूम हो गया। काम क्यों किए थे तब वो लोग? पैसा दे रहे हो भैया, मेरे को पैसा दोगे मैं भी काम करूँगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, ये आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक का इंटरेस्ट रहेगा, पॉलिटिशियंस उसपे मिल्क करेंगे और फिर आप डूबोगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इंडिया को आज़ादी देने के लिए सिर्फ सीवी पे क्यों जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।